नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव का यानी बंगाल के विधानसभा चुनाव का इम्पोर्टेंस क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ बंगाल में पहले चरण का वोटिंग हो रहा है। आज 23 अप्रैल की दोपहर है। और जब बंगाल में पहले चरण का वोटिंग हो रहा है, उसी वक्त पूरे तमिलनाडु में एक साथ पूरे राज्य का वोटिंग हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि 4 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें मानो 70-80% चर्चा जो हो रही है वो सिर्फ बंगाल पर हो रही है। और उसका अलग अलग जो उसके कारण है, उसमें एक कारण ये है कि जितना तमाशा वोटर लिस्ट के लिए ममता दीदी ने किया, उतना तमाशा बाकी राज्यों में नहीं हुआ। अगर बंगाल में वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में जो बार या बोगस नाम है वो हटाना और वोटर लिस्ट के शुद्धता करना, इसके लिए अगर काम लिया चालू था, तो उसके खिलाफ ममता ने जितना ड्रामा किया उतना तमिलनाडु में नहीं हुआ। वोटर के नाम कट गए, तमिलनाडु में भी कट गए, लाखों में कट गए, केरला में कट गए, बहुत मोटी संख्या में, आसाम में कट गए। लेकिन तमाशा हो रहा था वो सिर्फ बंगाल में हो रहा था। जो तकरार तमिलनाडु में नहीं हो सकती, केरल या असम में नहीं हो सकती, वो बंगाल में क्यों चल रही थी? इसका कारण एक है कि चुनाव आयोग की खुद की कोई व्यवस्था नहीं होती। वो जहां चुनाव होने वाले हैं, उस राज्य के, उस प्रदेश के, उस जिले के जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, उनको अपने पास कुछ समय के लिए अपनी सेवा में चुनाव के काम के लिए ले लेती है। तो तमिलनाडु के भी कर्मचारी गवर्नमेंट के थे, सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, तमिलनाडु के ही है, केरल के है, आसाम के है। तो बंगाल में भी वही बात थी। बंगाल के जो राज्य के सरकारी कर्मचारी है या टीचर वगैरह हो गए, कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो गए, वो तो बंगाल के थे। वो कुछ समय के लिए चुनाव आयोग का ये वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम कर रहे थे। उसके खिलाफ खड़ा होने की ममता को कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बात ये थी कि वो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उस काम में ममता दीदी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफियर नहीं कर सकती। जिस किसी को, किसी भी राज्य या केंद्रीय कर्मचारी को चुनाव आयोग अपने काम के लिए उठा लेता है, तो उस पर चुनाव आयोग का अधिकार होता है। राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी अफसर हो, वो उस चुनाव के काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी पर अपना हक नहीं जता सकता। और ममता के लिए वही प्रॉब्लम था। इसके पहले जब ऐसी काम होते थे, तो उसमें ममता दीदी और उनकी पार्टी के लोग सीधा सीधा हस्तक्षेप करते थे, इंटरफेयर करते थे। जिनको चाहिए उनका नाम, झूठा मूठा नाम भी वोटर लिस्ट में डाल लो, अपने ही कर्मचारी है। और ये बात जो आज तक वहां पिछले कुछ सालों से ममता दीदी के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट और वहां के कर्मचारी करते रहे, उस पर इस बार बैन लग गया। चुनाव आयोग ने तय किया था कि जो कुछ हमारे ऑर्डर हो, उसी ऑर्डर के अनुसार काम होना चाहिए। उसमें कहीं भी राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात जब समझ में आई, तब एसआर के काम में ममता दीदी ने बाधाएं डालना शुरू किया, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो मरे हुए लोग हैं, जो वहां रहते ही नहीं, छोड़ कर गए, ऐसे बोगस लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में है और वोटिंग को नहीं आते, ऐसे नामों पर बोगस वोटिंग करके ममता दीदी जीतती थी। और मुस्लिम इलाके में तो बात छोड़ो, मुस्लिम इलाका तो मोदी ममता की वोट बैंक थी। तो वहां तो चिंता नहीं थी। ममता को चिंता थी जहां मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है। और इसलिए
ममता दीदी ने जोर शोर से यह काम शुरू किया कि एसआर के खिलाफ आंदोलन छेड़ दो। कभी धरना शुरू किया, कभी बंगाल के चुनाव आयोग का ऑफिस है उधर तमाशा किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके तमाशा किया, चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस में आकर तमाशा किया। जहां जहां अड़ंगा लगा सकती थी, चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बीएलओ जिनको माना जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है लेकिन कुछ समय के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते, ऐसे लोगों को बीमार दिखाकर काम रोकने की कोशिश ममता दीदी ने की। और इससे बाकी राज्यों में एसआर आराम से चल रहा था, लेकिन बंगाल का एसआईआर पूरा ही नहीं हो रहा था। और जितने अड़ंगे लगाए गए उस पर रास्ता निकालने की कोशिश चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने की, और ममता दीदी ने अपने ही जो फ्रॉड थे वो उजागर करने के लिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की मदद की। अब बात ये हो गई है कि इसलिए बाकी राज्यों में समय जो लिमिट थी, काल मर्यादा थी, उसमें ही एसआईआर हो गया, पूरे वोटर लिस्ट तैयार हो गए। लेकिन अभी पहले चरण का वोटिंग हो रहा है और बंगाल में आज भी कम से कम 20 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनका नाम कंफर्म नहीं है, काटा गया मालूम नहीं, रखा गया मालूम नहीं। तो ये बाधा खुद ममता ने अपने लिए बना दी। अगर नहीं होता तो थोड़ा इधर उधर हो जाता, लेकिन ममता को जो लोग चाहिए थे वो बहुत से लोग अपने ही वोटर लिस्ट में रहते। लेकिन ज्यादा चालाकी करो तो आप खुद का नुकसान कर लेते हो, अब वही ममता ने किया। और इसी कारण से ज्यादा नाम अगर काटे गए तो माना जाता है कि 35% के आसपास हिंदुओं का भी नाम काटे गए, लेकिन 65 से ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम नाम काटे गए, ऐसा भी कहा जाता है। अगर ये हुआ है तो एक बड़ी बात ये हो गई है कि जो ममता की वोट बैंक है, उस वोट बैंक में जो खाते में जमा थी वो घट गई है। सारांश में अगर कहना है तो ममता की जो मुस्लिम वोट बैंक है वो धोखे में आ गई है, धोखे में आ गई है। और ये देखो, देश की ये आखिरी मुस्लिम वोट बैंक की ब्रांच है। पिछले 50 साल में एक भ्रम देश की राजनीति में, चुनाव नीति में फैलाया गया कि आप मुस्लिम वोटर को इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकते, ना आप पार्टी चला सकते हो, ना आप चुनाव लड़ सकते हो, ना आप चुनाव जीत सकते हो। सरकार बनाने की बात तो छोड़ ही दो, जो पार्टी मुस्लिमों के वोट नहीं चाहती, जो पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करेगी, वो इस देश में ना चुनाव लड़ सकती है, ना सरकार बना सकती है। ये एक भ्रम पिछले 50 सालों से मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए, पॉलिटिकल चर्चा के जरिए इतना दिमाग में भरा गया कि बीजेपी इस देश में अकेला बहुमत कभी भी नहीं ला सकती। भले इस देश की पॉपुलेशन, लोक संख्या 70% से ज्यादा, 75% हिंदुओं की हो, लेकिन हिंदुओं की राजनीति करने निकली बीजेपी यहां कभी भी बहुमत नहीं पा सकती, ना सरकार बना सकती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इसको एक भी वोट नहीं देने वाला। और 25% हो, 15% हो, 35% हो, जहां जहां मुस्लिम है वहां तो बीजेपी कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर सकती, ये भ्रम फैलाया गया था। लेकिन एक बात होती है, ये जो कहते हैं ना कि जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन होता है। आप दीवार पर एक मुक्का मारो तो आपके हाथ तो लगेगा, दुखेगा, लेकिन दीवार को भी धक्का लगता है। जब हथौड़ा दीवार पर मारा जाता है तो 100-200 हथौड़े मारने के बाद दीवार टूटती है। इसका मतलब क्या है कि आप बार बार आघात करते रहो तो उसका थोड़ा बहुत परिणाम कितनी भी कठिन
जगह हो उस पर होता है। अगर मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, ये आप 50 साल से ही चिल्लाते रहो, तो जो मुस्लिम नहीं है और जो बहुसंख्यक हिंदू है वो सोचेंगे, अरे 20%, 25%, हम 80% को कंट्रोल करेंगे। हम 80% होकर भी 20% वालों के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, ये क्या मामला है? तो जब आप मुस्लिम वोट की बैंक की बात करते रहते हो, तो आहिस्ते आहिस्ते हिंदू वोट बैंक तैयार हो जाती है, और 2014 के बाद वो हिंदू वोट बैंक बन गई है। मुझे याद है जब 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो मोदी जी ने एक सद्भावना यात्रा निकाली थी। तो उस सद्भावना यात्रा में जहां रात हो जाती थी, 1 डेढ़ महीना वो सद्भावना यात्रा पूरी गुजरात घूम रही थी। तो जहां रात हो जाती थी, वहां बड़ा पंडाल लगता था, और मोदी जी वहां रुक जाते थे, और रात को वो लोगों से, जमा हुए इकट्ठा हुए लोगों से चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। लोग उनको आकर मिलते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद लोगों को मिलने की सुविधा थी। ऐसे एक समारोह में एक मौलाना मंच पर पहुंच गए, और उस मौलाना ने मोदी जी को अपने सर की टोपी निकाल कर दे दी, जो जालीदार टोपी होती है, इस्लाम मुस्लिम लोग पहनते हैं, वो टोपी मोदी जी को ऑफर की। तो मोदी जी ने वो टोपी ली नहीं, उनको देने से भी रोका, और कहा मुझे ये टोपी नहीं चाहिए, इसके बजाय तुम्हारे कंधे पर जो शॉल है वो शॉल मुझे दे दो, जिस पर कलमा वगैरह लिखा है वो बात ठीक है, लेकिन शॉल दे दो, टोपी नहीं लूंगा। इसका मीडिया में बवाल खड़ा कर दिया गया। कम से कम 2-4 करोड़ बार अलग अलग चैनल पर ये विजुअल दिखाया गया, और लोगों को बताया गया देखो मोदी मुस्लिमों का दुश्मन कैसे है। लेकिन उसी कारण से पहली बार इस देश में हिंदू वोट बैंक बन गई। जब खुद को लिबरल सेक्युलर मानने वाले नेता पार्टियां रमजान में इफ्तार पार्टियां करती है, तो मुस्लिम ना होते हुए बहुत सारे हिंदू नेता वो जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते, नमाज वगैरह करना, कलमा कहना शुरू कर देते, उससे बहुत सारे हिंदू आहत होते। इनका दुख है कि अगर मुस्लिम नेता वंदे मातरम भी नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, और तुम कलमा पढ़ने लगे वोटों के लिए, तो हम आपको वोट क्यों दे? ये लोगों के दिमाग में बात थी। और इसलिए एक मौलवी एक जालीदार टोपी दे रहा है, उसको मोदी जी ने रोका। वो देखकर करोड़ों हिंदू ऐसे हो गए जो खुश हो गए, बोले एक तो हिंदुओं में मर्द निकला कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण मानता नहीं है। और उसी एक विजुअल ने अचानक से भारत में काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का शुरू हो गया, और देखते देखते एक हिंदू वोट बैंक बन गई। वो 70 करोड़ 70% हिंदू इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन उनमें से कुछ 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ हिंदू पोलराइज हो गए, और एक हिंदू वोट बैंक बन गए। और इसी कारण जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बार बार सवाल पूछा गया, बीजेपी मुस्लिमों को कैंडिडेट और उम्मीदवार नहीं देती, टिकट नहीं देती। मोदी ने कभी भी इसका इनकार नहीं किया, ताकि वो अपनी हिंदू वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को मार्जिनलाइज करने के लिए उतनी तो वोट बैंक चाहिए। अगर 20% भी मुस्लिम इस देश में, या 15% मुस्लिम वोट बैंक है, तो हिंदुओं की अगर 15%, 18%, 20% वोट बैंक बन जाती है, तो वो 15% मुस्लिम वोट की बैंक जो है, वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उसको मार्जिनलाइज कर देती है। और अगर मार्जिनलाइज कर देती है, तो बचा कुचा वोट है, उसमें जिस पार्टी की विचारधारा की जितनी ताकत है वो तो वोट आएंगे, प्लस ये वोट बैंक मिलकर मेजोरिटी आ सकती है। 2014 में आ गई। मोदी जी के
जो 282 बीजेपी एमपी बने उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। 2019 में 303 बीजेपी के एमपी चुनकर आए, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। तो हिंदुओं ने इस देश के बता दिया कि अगर यहां मुस्लिम वोट बैंक है और उसकी दादागिरी हिंदुओं पर चलेगी तो हिंदुओं को वोट बैंक करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और बन गई है। इसीलिए तो 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद हम देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक राज्यों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके 20% से लेकर 33-35% कई राज्य है जहां मुस्लिम बहुल वोटिंग चलता है। आसाम में 35% है, बंगाल में 30-32% है, यूपी में कुछ 22-27-25% है, बिहार में 25-27% है। ऐसे 3 राज्य, आसाम, यूपी और बिहार, तीनों जगह मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी ने हरा कर दिखाया और बचा है बंगाल। इसलिए मैंने कहा कि बंगाल ये मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी ब्रांच है जहां आज पहले चरण का वोटिंग हो रहा है। और जहां तक मैंने जो खबरें देखी है, सुबह 11 बजे तक सुबह 11 बजे तक 152 में जो सीटों पर वोटिंग चल रहा है, वहां 41% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। और ये इलाके मुस्लिम बहुल नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है, बड़ी भारी मात्रा में हिंदू वोट बैंक अपने घर से निकली है, वोटिंग बूथ पर पहुंची है। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि देश में अगर मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी ब्रांच बची है तो वो है पश्चिम बंगाल। और शायद वो शाखा भी इस विधानसभा चुनाव के बाद बंद होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।